नहीं सही है। आवाज यहाँ से ठीक है। चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास में काल विभाजन, है ना। इतिहास में काल विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है। इतिहास में जो काल विभाजन है यह दो आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पर? दो आधार पर। इसका एक आधार है लिपि, यानी कि लेखन कला के आधार पर। अभी आप लोग नोट ना करें, बाद में मैं नोट कराऊंगा, समझना आवश्यक होता है। तो पहला आधार है लिपि और दूसरा आधार है धातु। दूसरा आधार क्या है? धातु। लिपि के आधार पर भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक। नंबर एक, प्रागैतिहासिक काल। नंबर दो, आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर तीन, ऐतिहासिक काल। ठीक है। इसमें आप तीनों में एक बात कॉमन पाएंगे। वो क्या है? ऐतिहासिक शब्द। ऐतिहासिक शब्द तीनों में कॉमन है। ये प्रागैतिहासिक का यदि आप विच्छेद करें तो प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ये ऐतिहासिक तो है ही है। ऐतिहासिक शब्द का तात्पर्य होता है लिखित रूप में ज्ञात। जो इतिहास हमें रिटन फॉर्म में प्राप्त है उसी को हम ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक। जो रिटन फॉर्म में नहीं प्राप्त है वह सब प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक शब्द का अर्थ होता है पूर्व, प्री। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है लेखन कला का बोध या लिखित रूप में। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जिस काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। इसलिए नहीं प्राप्त है क्योंकि उस काल के मानव को लिपि यानी लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपने पीछे अपने विषय में कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, अथवा जिस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था ही नहीं,
उस समय लिपि का विकास हुआ ही नहीं था। इसलिए उस काल के मानव ने अपने विषय में अपने पीछे कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। कौन सा कालखंड? पाषाण काल। आदिमानव के उद्भव से लेकर आदिमानव के उद्भव से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड का जितना भी हमारा इतिहास लिखा गया है वह प्रागैतिहासिक यानी पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर लिखा गया है। उस कालखंड का हमें कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं है। ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल, यह वह कालखंड है जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था, इसलिए उस काल के मानव ने अपने विषय में अपने पीछे लिखित विवरण छोड़ रखा है और हमें उस कालखंड का लिखित विवरण प्राप्त भी हुआ है, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा जो कालखंड है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भारत की हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता उसे हम कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, और आज तो उसे सारस्वत सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता नामकरण किया गया। हड़प्पा सभ्यता यानी सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता लिपि के दृष्टि से आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो जाएगी उस दिन हड़प्पा काल को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत नहीं। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के मध्य अंतर क्या है? प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था ही नहीं, इसलिए उस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस कालखंड के मानव को लिपि का ज्ञान था, उस काल का हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बातें समझ में आई? तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है वह कालखंड जिस कालखंड का इतिहास हमें लिखित साक्ष्यों पर ज्ञात है, यानी उस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था, इसलिए उस काल के मानव ने अपने पीछे अपने विषय में लिखित विवरण छोड़ रखा है। वह विवरण हमें प्राप्त है और उसे हम पढ़ने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, है ना? तो जितना इतिहास हमें लिखित साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात है वह सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो भारत का इतिहास है वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता हैं। ठीक है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता है। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। जिस दिन
भी इसी हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। भारत का ऐतिहासिक काल सीधे 600 ईसा पूर्व से मूव करते हुए 3000 ईसा पूर्व के लगभग पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। उस कालखंड में भारत में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की वह प्राचीनतम लिपि है जिसे अद्यतन पढ़ने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भाषाएं चाहे जो रही हो, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा, अरेमाइक भाषा, लेकिन लिपि यानी लिखने का तरीका ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत था। ठीक। भारत का यह जो ऐतिहासिक काल है, भारत का ये जो ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। ध्यान से सुनिएगा। इस ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक। एक को कहते हैं प्राचीन काल, दूसरे को कहते हैं मध्यकाल, तीसरे को कहते हैं आधुनिक काल। है ना? ध्यान रखिएगा। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। यानी प्राचीन काल का शुरुआत आरंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। उससे पूर्व का इतिहास प्राचीन काल का इतिहास नहीं कहलाता। है ना? एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इतिहास में डेटिंग है, काल निर्धारण है, ये रिजिड नहीं है। यानी कोई इसकी निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। सामान्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत में प्राचीन काल माना जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध तक, जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होती है, भारत में मध्यकाल माना जाता है। और 19वीं शताब्दी ईस्वी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के पश्चात से लेकर आज तक आधुनिक काल माना जाता है। सवाल यह उठता है कि हम किस आधार पर कहते हैं कि यह प्राचीन काल है, यह मध्यकाल है और यह आधुनिक काल है ना? इसका आधार क्या है, उसे हम आपको बताते हैं। देखिए, कल हमने आपको एक बात बताया था कि नामकरण, संज्ञाकरण
किस आधार पर किया जाता है? हमने आपसे कहा था कि अंतर के आधार पर किया जाता है। अंतर परिवर्तन के कारण आता है। अंतर परिवर्तन के कारण आता है। देखिए, ये समाज है, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है ना? भाई, आप देखते होंगे, छोटा सा बच्चा होता है तो उसे हम बेबी कहते हैं, बच्चा कहते हैं, छोटू कहते हैं। लेकिन आज आपको तो कोई छोटा बच्चा नहीं कहता, है ना? कब ये मान लिया गया कि अब आप बच्चे नहीं हैं? कोई निश्चित डेट अथवा वर्ष थोड़ो ना है। जब जिसको लगा, देखो, कभी कभी माँ बाप तो अपने 17-18 साल के बच्चे को भी बच्चा ही समझते हैं। बोलते, अरे अभी तो बच्चा है। घर वालों की निगाह में वो बच्चा है, लेकिन बाहर वालों की निगाह में अभी बच्चा है। अरे कब तक इसे आप बच्चा मानते रहेंगे? होता है ना? तो दृष्टि का अंतर है। माँ बाप को लगता है कि नहीं नहीं, अभी भी बच्चा है। बाहर के लोग मान लेते हैं कि नहीं, अभी बच्चा बच्चा नहीं है, ये अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना? इसने जानबूझकर ऐसा किया है, बचपने में नहीं किया। तो देखो भैया, ये समाज, ये दुनिया एक परिवर्तनशील इकाई है। नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है। जब यह परिवर्तन इतना गहरा हो जाता है कि अतीत और वर्तमान में ऐसा अंतर स्थापित हो जाता है कि अतीत कालिक संज्ञा वर्तमान को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, तो हम नया नामकरण या संज्ञाकरण करते हैं, है ना? देखो, जैसे कल हमने आपको आग और राख का उदाहरण दिया था, है ना? कि अग्नि की अपनी कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते एक अवस्था ऐसी आती है जब अग्नि के एक भी गुण दिखाई नहीं देते, तब हम कहते हैं कि यह आग नहीं, राख है। ऐसे ही प्राचीन काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। प्राचीन काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक माना जाता है, एक मोटी मोटा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह प्राचीन काल है? और ऐसा क्या हो गया 1206 ईस्वी में कि हम ये कहते हैं कि अब मध्य काल आ गया? तो क्या इसलिए कहें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हो गई, इसलिए? नहीं भैया, प्राचीन काल की अपनी कुछ विशेषताएं थीं। प्राचीन काल की सबसे प्रमुख विशेषता हम आपको बता रहे हैं, वो थी तर्कवाद। क्या थी? तर्कवाद। प्राचीन काल में जितने कार्य किए जाते थे, प्रत्येक के पीछे एक तर्क होता था, लॉजिक होता था।
जैसे यदि राजा अपनी प्रजा से भूमि कर लेता था, यदि राजा से पूछा जाए कि आप भूमि कर प्रजा से क्यों लेते हो, है ना, तो राजा का जवाब होता था, भूमि कर इसलिए लेते हैं ताकि राज व्यवस्था संचालित हो सके और राज्य अपनी प्रजा को सुरक्षा, शांति तथा विकास कार्यक्रम प्रदान कर सके। ये आंसर होता था, है ना। संपूर्ण प्राचीन काल में तर्कवाद के ही आधार पर समस्त कार्य होते। जब यही तर्कवाद तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तर्कवाद के स्थान पर आस्था, किसके प्रति आस्था? धर्म के प्रति आस्था। आस्था आधारित व्यवस्था संचालित होने लगती है। धर्म के प्रति राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां पूर्णतः धर्म नियंत्रित हो जाती हैं, है ना। ये कहा जाता है कि अब प्राचीन काल के लिए कोई स्थान नहीं रह गया, है ना, क्योंकि कहां तर्कवाद और कहां आस्था, विश्वास, धर्म के आधार पर। यदि दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान से यह प्रश्न किया जाता कि आप हिंदुओं से जजिया नामक कर क्यों लेते हैं, है ना, भारत में कृषकों से भूमि कर क्यों लेते हैं, मुसलमानों से उनकी कुल आय का 2.5% जकात के रूप में क्यों लेते हैं। यह दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तानों से यह प्रश्न किया जाता तो उनका जवाब जानते हैं क्या होता? शरीयत, इस्लामिक कानून की संहिता। इस्लाम धर्म कहता है कि किसी इस्लामिक राज्य में किसी गैर मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है। यदि कोई गैर मुसलमान किसी इस्लामिक राज्य में रहना चाहता है तो उसे जजिया नामक धार्मिक कर अदा करना होगा। तब वह जजिया नामक धार्मिक कर अदा करेगा, तब उसके जान माल की सुरक्षा की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो जजिया नामक धार्मिक कर किस बिहाफ पर लगाया गया, किस आधार पर? धर्म के आधार पर, है ना। जकात नामक कर मुसलमानों से क्यों? धर्म के आधार पर। जकात हिंदुओं से तो नहीं लिया जाता, है ना। तो जब संपूर्ण व्यवस्था धर्म नियंत्रित, धर्म द्वारा संचालित होने लगी, सिर्फ इस्लाम धर्म या मुसलमान ही धर्म से संचालित नहीं हो रहे थे, हिंदू धर्म के लोग भी धर्म द्वारा नियंत्रित हो रहे थे, संचालित हो रहे थे। हिंदुओं में बाल विवाह प्रचलित हो गया, पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई, विधवा पुनर्विवाह निषिद्ध कर दिया गया, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, है ना। दास प्रथा आपके समाज में स्थापित हुई।
यदि प्रश्न पूछा जाता कि विधवा पुनर्विवाह क्यों नहीं, तो जानते हो क्या उत्तर आता? हमारा धर्म विधवा पुनर्विवाह की इजाजत नहीं देता। इसका आंसर ये आता। बाल विवाह क्यों? मैक्सिमम 11 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते कन्या का विवाह क्यों? तो आंसर मिलता, हमारा धर्म कहता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नरक के गामी होंगे। है ना? जब संपूर्ण व्यवस्था आस्था आधारित संचालित होने लगी, धर्म आधारित संचालित होने लगी, ये मान लिया गया कि अब प्राचीन काल पूर्णतः समाप्त हो चुका है। प्राचीन काल के लक्षण, मूल लक्षण तर्कवाद तिरोहित हो चुका है। आस्था आधारित, धर्म आधारित व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो गई है। अब प्राचीन काल समाप्त हो चुका है, मध्य काल स्थापित हो चुका है। ये एक दिन में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। देखो, एक कालखंड ऐसा आता है जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके पिताजी, जब हम छोटे से बच्चे थे तो पता चले पिताजी की अवस्था 25 से 30 वर्ष थी। हम लगभग 15 वर्ष के हुए तो पिताजी की अवस्था 40 से 45 वर्ष हुई। ये जो 15 वर्ष का कालखंड है, इसमें मेरे अनुसार घर में कोई कार्य नहीं हुआ होगा। समस्त निर्णय पिताजी का रहा होगा। पिताजी जैसा चाहे होंगे, घर में वैसा हुआ होगा, है ना? लेकिन जब हम 20-25 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि पिताजी अपने अधिकार धीरे धीरे कम करते जाते हैं और आपको अधिकार तथा दायित्व तो उसी अनुपात में देते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पिताजी नाम मात्र के रह जाते हैं, समस्त शक्ति हमारे आपके हाथों में केंद्रित हो जाती है। एक दिन में हुआ क्या? अब दृष्टि का अंतर है। कुछ लोगों को जब पिताजी 45-50 वर्ष की अवस्था में थे तो लोगों को लगा होगा कि अब तो इनके घर में बेटों की चलती है, उनकी नहीं चलती। और कुछ लोगों को यह लगा होगा कि नहीं नहीं, अभी उन्हीं की चलती है। दृष्टि भेद है। ऐसे ही प्राचीन काल की जो विशेषताएं थी वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ अग्रसर थी। मध्यकाल की जो विशेषताएं थी, आस्था आधारित, धर्म आधारित व्यवस्था, ये धीरे धीरे युवावस्था की ओर अग्रसर हो रही थी। बीच में ऐसा एक कालखंड आया था कि प्राचीन काल न पूर्णतः समाप्त हुआ था और ना ही मध्यकाल पूर्णतः स्थापित हो पाया था। ये संक्रमण का दौर था। कहीं कहीं तर्कवाद दिखाई भी देता है और कहीं कहीं आस्थावाद, धर्मवाद दिखाई देता है। इसी को पूर्व मध्यकाल भी कुछ इतिहासकार कहते हैं। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के मध्य का काल पूर्व मध्यकाल कहलाता है। यानी इस कालखंड में प्राचीन काल और मध्य काल दोनों की विशेषताएं दिखाई देती हैं। लेकिन 1200 ईस्वी आते आते प्राचीन काल पूर्णतः तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका आधार क्या है? तर्कवाद के स्थान पर आस्था या धर्म आधारित व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था
आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था धर्म द्वारा नियंत्रित होने लगती है, संचालित होने लगती है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक मध्यकाल माना जाता है। तो मध्यकाल का समय है 1206 ईस्वी से 18वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध तक। सॉरी, 18वीं नहीं, इसे 19वीं कहना होगा, गलत लिख दिए। क्या कहेंगे? 19वीं, है ना? यानी लगभग 1850 ईस्वी, लगभग 19वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के पश्चात भारत में आधुनिक काल का आविर्भाव होने लगता है। आधुनिक काल कैसे? देखो, एक बात अभी हम आपसे बताते हैं। आधुनिक काल किसे कहा गया, कब कहा गया? आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को पुनर्जागरण भी कहा जाता है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के पश्चात ही तो आधुनिक काल का आविर्भाव हुआ। ये पुनर्जागरण, पुनः जागरित होना, ये क्या है? पुनः जागृत अवस्था को प्राप्त करना। पुनर्जागरण का मतलब तो यही है, पुनः जागृत होना। ये सोना और जागना क्या है? आधुनिक काल की सर्व प्रमुख विशेषता है तर्कवाद। पुनः जागृत होना यानी आस्था के खिलाफ रिवोल्ट, और फिर से इसी तर्कवाद को अपनाना, यही है पुनर्जागरण। आस्था और धर्म नियंत्रित व्यवस्था का त्याग करके तर्क आधारित व्यवस्था को पुनः अंगीकार करना, यही है पुनर्जागरण, यही है आधुनिकता। तर्कवाद, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद, महिला शिक्षा, लिंग समानता, पंथ निरपेक्षता, समता मूलक समाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था, यही तो है आधुनिकता। और यह बातें भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से पूर्व कहीं नहीं दिखाई देती। भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय का जीवन 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध में आता है। राजा राम मोहन राय ही सबसे पहले दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, लिंग भेद, महिला शिक्षा, इन मुद्दों को उठाते हैं। उन्हीं के प्रयासों के तो परिणाम स्वरूप भारत में सती प्रथा का अंत होता है। तर्कवाद, विज्ञानवाद को, अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने की बात सबसे पहले राजा राम मोहन राय ही तो करते हैं। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व भारत में कहीं भी तर्कवाद, विज्ञानवाद, बुद्धिवाद जैसे लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए भारत में आधुनिक काल का आविर्भाव 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध में आरंभ होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है? तब से लेकर आज तक का भारत का इतिहास आधुनिक काल कहलाता है। समझ में आया कुछ? ठीक है? तो ये हमने आपको बताया लिपि के आधार पर काल विभाजन, है ना? हमने आपको कहा था कि दो आधारों पर इतिहास में काल विभाजन होता है, एक लिपि के आधार पर और दूसरा धातु के आधार पर। दूसरा आधार क्या है? धातु। धातु के आधार पर भी भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। ठीक है? जिस समय मानव को धातु का ज्ञान नहीं था,
पाषाण निर्मित औजारों, हथियारों, उपकरणों की सहायता से उसका जीवन चलता था, तो उस कालखंड को हम भैया पाषाण काल कहते हैं। आपका जो प्रागैतिहासिक काल है, ये पाषाण काल उसी के अंतर्गत आता है। ठीक। यद्यपि कि मानव को ज्ञात प्रथम धातु तांबा थी, लेकिन तांबा कोई ऐसी धातु नहीं है कि मानव उसका प्रयोग आरंभ कर दे तो उसके जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हो जाए। ध्यान रखिएगा, इतिहास विषय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और महत्वपूर्ण घटना उसे कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन तथा उसके समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हो। यद्यपि मानव को ज्ञात प्रथम धातु तांबा था, मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया, लेकिन तांबा कोई ऐसी धातु नहीं थी कि मानव जीवन और उसके समाज में परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न कर देती। ठीक है। वह प्रथम धातु थी कांसा। जब इसका प्रयोग मानव द्वारा किया जाने लगा, कांस्य धातु का प्रयोग, तो मानव ग्रामीण जीवन से सीधे उठकर नगरीय जीवन में स्थापित हो गया। कांसे का निर्माण इतना सरल नहीं है। कांसा एक मिश्र धातु है। 90% कॉपर और 10% टिन का मिश्रण जो धातु का निर्माण करता है उसे कांसा कहते हैं। सोचिए कि मानव को जब कांसा धातु का निर्माण करने की कला आई होगी तो मेटल साइंस उसकी कितना प्रोग्रेस कर चुकी रही होगी, है ना। ये जानना कि यह टिन है, ये कॉपर है, इसे मेल्ट करके मिक्स करके कांस्य धातु का निर्माण करना। जब मानव को कांसा धातु का ज्ञान होगा, कांसा बड़ी मजबूत धातु है, तो कांस्य धातु से निर्मित औजारों, हथियारों, उपकरणों, युद्धास्त्रों, कृषि के उपकरणों, इसके परिणाम स्वरूप मानव हड़प्पा सभ्यता जैसी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का निर्माण कर लिया। यदि धातु की दृष्टि से हम विवेचना करें तो हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। कांसा धातु हड़प्पा काल की प्रमुख धातु है, तो कांसा धातु के प्रयोग ने मानव के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया। इसलिए जो दूसरा विभाजन किया जाता है वो कांस्य काल के अंतर्गत किया जाता है, और कांस्य काल के अंतर्गत भारत की दो सभ्यताएं आती हैं। एक हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, और दूसरी वैदिक सभ्यता, वैदिक में भी ऋग्वैदिक सभ्यता, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं भी लौह धातु का उल्लेख नहीं है, वहां तांबा और कांसा धातु का ही उल्लेख। और धातु के आधार पर जो तीसरा कालखंड है, तीसरा विभाजन है, वो है लौह काल। वर्तमान समय का जो आपका इतिहास है यह लौह काल के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय की भी जो सर प्रमुख धातु है वह लोहा ही है। भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण लगभग 1200-1300 ईसा पूर्व के लगभग पाया गया है। उसी समय से भारत में लौह काल का आरंभ माना जाता है। तो कुछ बातें समझ में आई। इतिहास में काल विभाजन दो आधार पर किया जाता है, एक लिपि के आधार पर, लेखन कला के आधार पर। लिपि के आधार पर भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है वह कालखंड जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उस कालखंड के मानव ने अपने विषय में अपने पीछे कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा है और हमें उस कालखंड का कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था, इसलिए उस काल के मानव ने अपने विषय में अपने पीछे लिखित विवरण छोड़ रखा है। उस कालखंड का हमें लिखित विवरण प्राप्त है, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वह आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसका हमें लिखित इतिहास ज्ञात है, यानी उस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था, उन लोगों ने अपने विषय में लिखित विवरण छोड़ रखा है, वह हमें उपलब्ध है, उसे हम पढ़ने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि भारत की वह प्राचीनतम लिपि है, प्रथम लिपि है जिसे अद्यतन पढ़ने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। जिस दिन हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो जाएगी, उस दिन हम कह देंगे कि भारत का ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नहीं अपितु 3000 ईसा पूर्व के लगभग से आरंभ माना जाता है। हमने आपको यह भी बताया भारत के ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक प्राचीन काल, 1206 ईस्वी से 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध तक मध्यकाल, 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध से लेकर आज तक आधुनिक काल। दूसरा काल विभाजन धातु के आधार पर किया जाता है। जब मानव को धातु का ज्ञान नहीं था तो उसे हम पाषाण काल कहते हैं। जब मानव को धातु का ज्ञान हो गया उसके पश्चात कांस्य काल है और वर्तमान समय में लौह काल है। बातें समझ में आ गई? तो आज की डेट में इतनी ही बातें, इतनी हमने आपके साथ चर्चा किया। कल की क्लास में अभी तक हमने जितना बताया है उसे हम नोट कराएंगे जो महत्वपूर्ण है। नोट कराने के पश्चात यदि समय रहा तो उसी दिन, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से हम आपको पहले टॉपिक पर शुरुआत कर देंगे। कल हम आपको लेखन कार्य कराएंगे। चलिए, थैंक यू।